तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनओसी के बारे में। क्योंकि अभी जो डीआरडीओ सेप्टेम 11 का जो अभी आंसर किया आ चुका है, तो कुछ ही दिनों में क्या है कि रिजल्ट भी आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और फिर उनको ज्वाइनिंग होगी। तो चूँकि डीवी होता है, ज्वाइनिंग होता है जो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं कि ऑलरेडी वर्किंग हैं। ठीक है, तो वर्किंग है, अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया है कि हम ऑलरेडी वर्किंग है, तो उनको क्या है कि डीवी के टाइम क्या है एनओसी मांगा जाता है। डीवी के टाइम क्या मांगा जाएगा, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कि ये क्या होता है कि अब जब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो ये अनुमति देता है, ये एनओसी एक तरह से परमिशन सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक परमिशन देता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम अनुमति देते हैं कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में विथ प्रॉपर चैनल आप जा सकते हैं और आप वहाँ काम कर सकते हैं यहाँ पर रिजाइन करके। तो एक तरह से क्या है, ऑफिशियल परमिशन होता है और एनओसी जिसके तहत आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। चूँकि डीआरडीओ में थे एज एसटीबी पोस्ट पर, तो वहाँ पर हमने लगभग 3 साल काम किया। वहाँ पर फिर हमने रेलवे जेई ज्वाइन किया, तो हमें भी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। तो मुझे क्या है कि इसका एक्चुअली एक्सपीरियंस है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा जो मैंने किया, अनुभव किया और हमने खुद किया अपने पर। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। तो दोस्तों, एनओसी के लिए कई तरह के केस उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है जो वर्किंग है और उन्होंने उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि हाँ आई एम वर्किंग, और उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल दिया है। एक है जो वर्किंग है लेकिन उन्होंने बताया नहीं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन नहीं किया कि हम वर्किंग हैं। ठीक है, और इसमें भी हो जाता है कैटेगरी कि कुछ लोग होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग रहते हैं और कुछ लोग होता है गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बताने वाली। क्यों बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्किंग लोगों को, अगर उनके पास उनके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एनपीएस सिस्टम है। अगर वहाँ पर एनपीएस सिस्टम है तो वहाँ पर क्या है कि उनको बताना अनिवार्य हो जाता है। एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम होता है। मतलब पहले क्या होता था कि ओपीएस होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अभी जो 2004 के बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं सबको एनपीएस सिस्टम, मतलब जो पेंशन मिल रहे हैं एनपीएस के थ्रू मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनपीएस में जो प्रान नंबर होते हैं एक ही बार बनते हैं। तो तो इसीलिए एनपीएस वालों को क्या होता है कि आपको जो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में और आप अदर सेक्टर में जाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको बताना वहाँ अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए अब जब एनपीएस बता देंगे कि नहीं हम वर्किंग में हैं, तो आपको एनपीएस क्या हो कि वहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस अकाउंट एक ही बार बनता है। लेकिन अगर मान लिया कि कोई वर्किंग है और गवर्नमेंट में ही है, गवर्नमेंट में ही कहीं कहीं एनपीएस नहीं रहता है, तो अगर वो चाहें तो मतलब अगर बता दें तो ठीक है। अगर मान लिया कि वो चाह रहे हैं कि नहीं हम बिना बताए भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एनपीएस तो है नहीं, तो ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं कि चलो हम वहाँ रिजाइन कर दिया आराम से, बेकार के एनओसी और ये जो एक्स्ट्रा के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ना पड़े और ज्वाइन कर लें, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एनपीएस वहाँ है नहीं, आसानी से आपको बिना एनओसी और जो भी है रिलीविंग लेटर के आप वहाँ, चूँकि हाँ एक बात ध्यान में रखना है कि आप ज्वाइन करने से पहले आपको वहाँ रिजाइन देना है। क्योंकि जब क्या होता है ना कि अब जब वेरिफिकेशन वगैरह होगा, मान ली किसी तरह पता चल ही जाए, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप कभी भी ऐसा करें तो आप सर्विस को हमेशा सेपरेट रखें। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो सर्विस किया है उसको हमेशा रिजाइन करके ही अदर में ज्वाइन करें, भले आप नहीं बता रहे फिर भी, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए काफ़ी सही होता है। और भी हम बात करते हैं, जैसे कोई है कि प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एनपीएस नहीं होता है। एनपीएस के अलावा पीएफ वगैरह जो भी है वो होता है। तो वहाँ पर क्या है कि आप वहाँ पर भी आप एनओसी वाला झंझट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे भी तो कोई दिक्कत है नहीं। बस अपनी है कि जो भी है वहाँ पर रिजाइन करिए और यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, डीवी करते रहिए, डीवी में कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग के साथ डीवी कर सकते हैं, बट ज्वाइनिंग का जो डेट होता है ना, उस डेट
अगर ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आपको रिज़ाइन करना होगा। जो भी है, अगर नोटिस पीरियड है तो वो सर्व कर लीजिए, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो वही अगर मान लें कि अगर एनओसी आपको लेना ज़रूरी ही है तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए। तो चूँकि अगर आपने चूँकि फार्म तो फिल कर ही दिया है, तो आपको एनओसी लेने की क्या प्रोसीजर, जैसे स्टार्टिंग से हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप वही फार्म भरते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो चूँकि हमारा कंफर्म नहीं रहता है कि हमारा रिज़ल्ट हो ही जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को इंटीमेट करें, मतलब सूचित करें कि हाँ, हम अपने हम एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाला वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि इंटीमेट करने के क्या प्रोसेस है। जब आप इंटीमेट कर देते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये हो जाता है कि हाँ, हमने एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करने से पहले इंटीमेट किया है अपने डिपार्टमेंट को। जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो रिज़ल्ट को दिखाएंगे और वो डीवी डेट दिखाएंगे कि हाँ, इस डेट को हमारा डीवी है। तब वो क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे और ये हमारा फाइनल ये एनओसी मिलेगा। ठीक है, तो यही हम बताते हैं कि कैसे इंटीमेशन लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जैसे हमने डीआरडीओ में लिखा था, इंटीमेशन लेटर सबसे पहले लिखा था, टू द डायरेक्टर ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ बेंगलुरु, सब्जेक्ट इंटीमेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर द आरवी जेई रिक्रूटमेंट CN नंबर 03/2024। यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट जूनियर इंजीनियर जेई अंडर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर, यहाँ देख सकते हैं नोटिस नंबर 03/24। एट ए प्रेजेंट आई एम सर्विंग एडी में हो गया। आई एम द सबमिटिंग दिस लेटर ओनली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि in the event my selection, I shall submit a formal request for issuance of the no objection certificate NOC and complete all department formality as per the applicable rules and procedures before document verification and appointment. I request to kindly take इंटीमेशन ऑन रिकॉर्ड। तो ये दोस्तों क्या होता है ना कि ये लेटर देने से आपको डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि हाँ, ये जो एम्प्लॉय है जो अदर जॉब के लिए अप्लाई किया है, हमें सूचित किया है, हमें पहले बताया है, तो ये इससे आपको एनओसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एनओसी के लिए अब क्या है ना कि आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आपको सिलेक्शन होगा तब। तो यही तो लिखा हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे क्या चाहिए, एनओसी चाहिए। तो जब ये लेटर दे देते हैं सारी चीज़ फिल करके, और एक फॉर्म नंबर 10 आता है उसके साथ भी देना पड़ता है, तो इसके साथ अटैच करके डीआरडीओ में फॉर्म नंबर 10 आता है। तो जब आप दे देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहाँ पर एक लेटर लिखेंगे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है और इस डेट को मेरा डीवी है, तो ये मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, मुझे एनओसी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था रेलवे जेई में, तो हमने क्या किया था कि मुझे एक चूँकि एनओसी चाहिए था डीवी के टाइम, तो इसीलिए हमने ये हमारा डीआरडीओ की तरफ से ये एनओसी मिला था। तो इसमें क्या क्या लिखा है देख सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखा है, दिस इज सर्टिफाइड है श्री ललन कुमार एसटीवी और इज एन एम्प्लॉय ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इफेक्ट फ्रॉम द, जब हमसे ज्वाइन किए तो उस डेट लिखा हुआ है। दिस एस्टेब्लिशमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन इन फॉर हिम टू अपियर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट किसके लिए हमने अप्लाई किया था, जूनियर इंजीनियर, और लेवल 6 हो गया। तो दिस सेटिस्फाइड इशू टू श्री ललन कुमार एसटीवी इन रिस्पॉन्स इन टू हिज एप्लीकेशन डेटेड इतना सबमिटेड एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ दोस्तों यही हमारा क्या है, एनओसी का फॉर्मेट है। ये चूँकि हमारा डीआरडीओ का जो एडी है उसका लोगो हो गया, ये अपना एक फॉर्मेट में बनाकर अपना देते हैं और इसके थ्रू हम डीवी के टाइम हम सबमिट कर किए थे रेलवे में, तो हमारा आसानी से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो ये तो हमारा डीवी हो गया। लेकिन जब डीवी होने के बाद क्या होता है कि आपको क्या है कि ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है तो आप क्या करेंगे, जब ज्वाइन करना हो तो आप सबसे पहले जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल होता है, नोटिस पीरियड का होता है 1 मंथ का, कहीं नोटिस पीरियड होता है, कहीं 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, तो आप लोगों को सर्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको वो तो सर्व करना ही करना है, साथ ही साथ वो सर्व करके आपको रिजाइन देना है। तो रिजाइन देने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले क्या बताइएगा ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ, हमारा क्या है कि रिजल्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट है, वही है कि हम लिविंग ऑर्डर का मतलब लेने के लिए हमने एप्लीकेशन लिखा, क्योंकि मेरा डीवी तो हो गया था। यहाँ पर देख सकते हैं एनओसी के लिए थे हम, और इस एनओसी के तहत हमारा डीवी हो गया। जब डीवी आपका हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक लेटर लिखना पड़ेगा जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी तब। तो जब ज्वाइनिंग लेटर जब हाथ में लग जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिखा है फ्रॉम, हमारा एड्रेस हो गया ललन कुमार STAB प्रपल्सन सिस्टम में, वहाँ हम वर्किंग थे। एडी हमारा लैब का नाम हो गया टू द डायरेक्टर मेडिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
ये उसका एड्रेस हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, थ्रू प्रॉपर चैनल। सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एसटीबी एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्ली रिलीविंग ऑर्डर ड्यू टू सिलेक्शन इन RBJE। तो दोस्तों क्या होता है ना कि एक टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, एक हमारा नॉन टेक रेजिग्नेशन होता है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आपको जो सर्विस है ना, आपका जो सर्विस काउंट किया जाता है, मतलब आपका जो लीव हो गया, जो आपका जो भी बेसिक पे, मतलब जो इंक्रीमेंट लगा है बेसिक पे वो सब क्या होता है, काउंट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है, जो कि हमारा जो मान लीजिए 3 साल जॉब किए हैं तो 3 गुना इंक्रीमेंट लगा है, तो वो सब इंक्रीमेंट आपको फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आपका लॉस नहीं होगा। दूसरा है कि जितना भी आपको लीव मान लीजिए बचा हुआ है, वहाँ अपने बैलेंस बचा था, वो भी फॉरवर्ड हो जाता है। और वही अगर यही टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं होता, तो मतलब नॉन टेक सिंपल मतलब रेजिग्नेशन होता, तो वहाँ पर क्या है कि आपको लॉस होगा। तो वो कब होता है, जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाते हैं, मतलब बिना डिपार्टमेंट को इंटीमेट किए हुए, बिना NOC लिए हुए डायरेक्ट क्या है कि आप रिजाइन करके चले जाते हैं। तो वहाँ क्या है ना कि आपको वहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इसका टेक्निकल रेजिग्नेशन का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि आप 2 साल के अंदर कभी भी आप ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न हो सकते हैं। ये बड़ा बिग एडवांटेज है। मान लीजिए कि हमें सूट नहीं किया, या मुझे यहाँ का वर्किंग प्रोफाइल या जो भी है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप 2 साल के अंदर में कभी भी रिटर्न हो सकते हैं। ये हमारा लीन पीरियड होता है। तो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन के क्या एडवांटेज होता है, पहला है कि आप 2 साल के अंदर रिटर्न हो सकते हैं। दूसरा है कि जितना भी इंक्रीमेंट लगा वो काउंट हो जाएगा। तीसरा है क्या है, आपको जो भी लीव है वो सब क्या है फॉरवर्ड हो जाएगा, और सर्विस काउंट होता है। तो दोस्तों इतना सारा एडवांटेज होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन का, तो प्रॉपर चलना जाने का। वही आप यही है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर नहीं आते हैं तो आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न नहीं हो सकते हैं। आपको जो इंक्रीमेंट काउंट जो मिला है वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो काउंट नहीं होगा। और साथ ही साथ लीव वगैरह भी आपको सब लैप्स हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेज होता है अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आते हैं तब। तो दोस्तों यही हमारा टेक्निकल, चूँकि हमारा क्या था टेक्निकल रेजिग्नेशन था, तो हमने यही लिखा था। जब मुझे क्या चाहिए था, फाइनल रिलीविंग लेटर चाहिए था, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम ललन कुमार, प्रेजेंटली वर्किंग एज STV प्रोपल्सन सिस्टम डिवीजन, हेयर submitted my resignation from the post of STB as have been selected for the post of junior engineer through the railway recruitment board and have received the joining letter. My joining date यहाँ ये दिया हुआ है। I humbly request to you kindly accept my resignation and relieve me from duty at the earliest possible date, subject to completion of necessary formalities so that I may join the new organization within the stipulated time. तो यहाँ देख सकते हैं, आई एश्योर यू डेट आई विल कंप्लीट ऑल पेंडिंग ऑफिशियल वर्क एंड हैंड ओवर टू चार्ज प्रॉपरली टू द कंसर्न अथॉरिटी बिफोर माई रिलीविंग आई मे रिलीव्ड ऑन यहाँ चूँकि कन्फर्म डेट लिखा हुआ है कि इस डेट को हम रिलीव होने वाले हैं। माई टेक्निकल रेजिग्नेशन में भी एक्सेप्टेड, यहाँ पर पूरा मतलब जो भी डिटेल दिया हुआ है, और जो थ्रू प्रॉपर चैनल है। तो ये मेरा अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर के साइन है, अपना GD के साइन है, और TD के साइन है, और ये मेरा साइन है। तो ये पूरा एक तरह से थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ। तो अगर ऐसे करके जाते हैं ना तो आपको बहुत सारा चीज़ एडवांटेज मिलता है। लीन पीरियड 2 साल के अंदर रिटर्न हो सकते हैं, इंक्रीमेंट काउंट होगा, लीव काउंट होगा। तो जब ये आप एप्लीकेशन देंगे तो इस एप्लीकेशन के बेस पे ही आपको क्या मिलेगा, आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। जब 1 दिन बचेगा ना, जैसे नोटिस हमारा क्या था, 1 मंथ का नोटिस पीरियड था। तो जब 1 महीना पहले ही हम इसको पुटअप किए थे, तो 1 महीने जब पुटअप किए थे तो इस डेट, जैसे यहाँ देख सकते हैं किस डेट को पुटअप किया गया है, ये लगभग 2 फरवरी को पुटअप किया गया था। 2 फरवरी को ये पुटअप किया गया था। तो हमारा रिलीविंग कितना का था, लगभग 2 मार्च का हमको रिलीविंग था, 2 या 3 मार्च को रिलीविंग था, 3 को। 1 महीना चूँकि हमारा नोटिस पीरियड था, तो 1 महीना हमको सर्व करने के बाद ही हमको रिलीव कर सकता था। तो इसीलिए हम 1 महीना पहले इसको जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो हम वहाँ क्या किए, चूँकि हमारा ज्वाइनिंग तो था पहले ही, लेकिन चूँकि मुझे ज्वाइनिंग लेटर के आने के बाद ज़्यादा टाइम दिया नहीं था, तुरंत ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था। तो इसीलिए हमने रेलवे में गया, वहाँ जिस डेट को ज्वाइनिंग था वहाँ जाकर हमने एक्सटेंशन मांगा कि हमें 1 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि हमें क्या है कि वहाँ पर नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है। तो वहाँ मुझे 1 मंथ का आसानी से एक्सटेंशन मिल गया। मैक्सिमम 6 मंथ का आसानी से मिल जाता है। जैसे 1 महीना में नहीं हुआ तो 2 महीना लेंगे, ऐसे बढ़ाते जाते हैं कि नहीं 2 महीने नहीं 1 महीना आओ मुझे चाहिए। तो आपको एक्सटेंशन के लिए सोचना नहीं है, एक्सटेंशन आसानी से मिल जाएगा। बस आपको अगर प्रोसेस सही रहेगा तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा कि हाँ इसका सही जेन्युइन कारण है, इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोर्स ही करना है तो उसमें भी मिल जाता है आसानी से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। जब ये लेटर लिख के हम दिए तो हमें क्या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से हमको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला। तो
ये क्या होता है कि चूँकि एक लैब में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो उस डिपार्टमेंट से हमें नो ड्यूज कराना पड़ता है। तो वो नो ड्यूज के लिए देख सकते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ से नो ड्यूज कराया था। फाइनेंस सेक्शन से कराना था, क्लेम सेक्शन से कराया था, एल&डी से कराया, जनरल से कराया, कैश से कराया, एनपीएफ कैश से कराया, हिंदी एनसेल से, स्मार्ट कार्ड, क्योंकि डीआरडीओ में कैंटीन कार्ड मिलता है, तो वहाँ पर मुझे वो भी सरेंडर करना रहता है। तो कैंटीन कार्ड करना पड़ा, सिक्योरिटी से हमको आईडी कार्ड जो भी हमारा है सब जमा करना पड़ा था। वर्क से हमने कराया, एमएमडी हो गया, एचआरडी हो गया, नॉलेज सेंटर जैसे केसी होता है ना, नॉलेज सेंटर में वहाँ लाइब्रेरी होता है, वहाँ पर आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, आप बीच-बीच में आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं, तो वो भी हमने रिटर्न करना पड़ा। ड्रोमी हो गया, तो ड्रोमी कार्ड के लिए अभी हम एलिजिबल नहीं थे, लेकिन जब आप 5 से 6 साल में जब ऑफिसर बन जाते हैं, तो वहाँ पर ड्रोमी कार्ड मिलता है, वहाँ पर एक तरह से खाने के लिए, स्पेशल लंच के लिए। तो ये सब जमा करना पड़ता है। यूमी हो क्या होता है कि ये आपको क्वार्टर के लिए होता है, जो आपके नाम से क्वार्टर होता है, तो जब आप छोड़ के जाते रहते हैं, तो वहाँ आपको वाटर को सरेंडर करना रहता है। साथ ही साथ आपका जो भी एचआर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सब आपको पे करके जाना रहता है। तो वहाँ से वहाँ देख सकते हैं, स्टेट मैनेजमेंट यूनिट से आपको सिग्नेचर कराना रहता है। तो जब आप इस पूरा क्लियरेंस का नो ड्यूज करा के चले आते हैं, तो इस बेसिस पर आपको क्या है कि यहाँ पर रिलीविंग ऑर्डर मिलता है। यही है दोस्तों रिलीविंग ऑर्डर फाइनल, जिसके तहत आप लेकर जाएंगे तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा रिलीविंग ऑर्डर है। यहाँ पर रिलीविंग ऑर्डर में या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों इसमें मेरा अटैच है। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रीलन कुमार ज्वाइंड द डिस डिपार्टमेंट एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, लेवल 6 ग्रुप बी, नॉन गेस्टेड। ये हमारा ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है इन द कंस्टिट्यूशन टू अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द ईसीआर प्लान डिपो, ये सब दिया हुआ है। एज ए जूनियर यूजर टीएमसीपी लेवल 6 एंड एप्लीकेशन फॉर द टेक्निकल रेजिग्नेशन डेट फ्रॉम Ratna and has been accepted by the compliant authority. Therefore, I relieved his duty from Ratna and the office joined to the post of availing the joining time. If the admissible per rule the account on date the EL हमारा कितना बचा था, 5 बचा था, SPL 16 और उसके बाद CL हमारा 2 बचा हुआ था। तो ये मुझे क्या है फॉरवर्ड हो गया। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, हमने बोला था कि हमारा चूँकि टेक्निकल रेजिग्नेशन है, तो ये हमारा जो लीव होता है जो फॉरवर्ड हो जाता है। साथ ही साथ हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल हो गया सर्विस हमारा कितना साल का था, तो हमने ज्वाइन किया था इस डेट को और इसको हमारा रिलीविंग किए, तो 2 साल 11 महीना 17 दिन का मेरा परमानेंट सर्विस था। इसको हमने छोड़ा, हमारा उस समय बेसिक पे यहाँ देख सकते हैं 38,700 हो गया था, जबकि हमने जो ज्वाइन किया था 35,400 पर ज्वाइन किया था। तो हमारा यहाँ पर 3 गो इंक्रीमेंट लग गया था, तो ये भी हमारा क्या है फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस वन एडवांटेज है टेक्निकल रेजिग्नेशन का। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों कि आप कैसे इसको प्रोसेस करा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है, वहाँ का एडवांटेज लेना है। अगर सेम लेवल में होता है दोस्तों, तो आपको आसानी से टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाता है, सेम लेवल में जनरली मिल जाता है, या हायर लेवल सेम या हायर लेवल में आपको एनओसी मिलेगा, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा। तो ये सारे प्रोसेस अगर करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, वहाँ से रिलीव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा गाइडेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।